क्या चुनाव के समय किए जाने वाले वादे वास्तव में सिर्फ झूठे भरोसे होते हैं, झूठे आश्वासन होते हैं? नमस्कार। क्योंकि आज तक हिंदुस्तान में जितने भी चुनाव हुए और जितनी भी पार्टियों ने चुनाव लड़े हैं, सभी ने गरीबी दूर करने का सबसे पहला वादा किया है। लेकिन आज लॉकडाउन में दुनिया के सामने ये आ गया कि हिंदुस्तान में गरीबी होती क्या है और गरीबी है क्या। मैं पूरे देश की बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पूरे देश के गांव में नहीं घूमा हूँ। लेकिन बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका है, और अगर मैं ये कहूँ कि मध्य प्रदेश में का भी सबसे पिछड़ा इलाका बुंदेलखंड ही है। मैंने जब राजनीतिक दल बनाया और संगठन को बनाने का काम शुरू किया तो मैंने बुंदेलखंड में बहुत घूमा। लखनऊ से जैसे ही आप बुंदेलखंड की तरफ चलते हैं, आपको यमुना नदी पार करनी पड़ती है। और मेरा विश्वास करिए कि यमुना नदी पार करते ही इंसान घर मकान तो छोड़िए, जानवर तक बता देते हैं, उनकी शक्लें बता देती हैं कि आप बुंदेलखंड में हैं। ये दुर्भाग्य उस बुंदेलखंड का है जिस बुंदेलखंड में हीरे की खदान है, जहां से अरबों खरबों रुपए के हीरे हर साल निकाले जाते हैं। खजुराहो जैसा पर्यटक स्थल है, झांसी महारानी रानी लक्ष्मीबाई का क्षेत्र है, राज्य है, और ना जाने कितनी चंदेरी, मतलब इतने पर्यटक स्थल और इतनी पुरानी चीजें हैं। चित्रकूट धाम, जहां तुलसीदास जी ने बैठकर रामायण लिखी थी। लोग कहते हैं कि 1857 में मेरठ से पहला बिगुल बजा था सरकार के खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। लेकिन ये कहीं ना कहीं इसमें गलती है, क्योंकि उससे कई साल पहले चित्रकूट में आजादी का बिगुल बज चुका था। दसियों अंग्रेज सिपाही मारे गए थे। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं कि इतिहास में कब क्या हुआ, लेकिन मैं आज की परिस्थिति में जानता हूं कि आप अगर गांव निकल जाएं बुंदेलखंड के, तो किसी भी गांव में और किसी भी घर में आपको जवान लोग नहीं मिलेंगे। पता करने पर जानकारी मिलेगी कि सूरत कमाने गए हैं, गुजरात कमाने गए हैं, बंबई कमाने गए हैं। त्रासदी देखिए कि जिस पन्ना से हीरे निकलते हैं और जहां तरासे जाते हैं सूरत में, हीरे का पत्थर पन्ना से निकलता है, तराशने के लिए भी वो लेबर सूरत जाती है, लेकिन उसका बेनिफिट, उसका फायदा बुंदेलखंड को नहीं मिलता है। सूरत को मिलता है, गुजरात सरकार को मिलता है। ये है बुंदेलखंड की त्रासदी। पिछले 3 दिनों से बुंदेलखंड के जो अखबार हैं, खासतौर से बांदा जिले के, उनको जब मैं देखता हूं, और मैंने जब जब देखा है, मुझे लोग वहां से भेजते हैं, तो आप भरोसा करिए, मेरी अंतरात्मा तक हिल जाती है, रूह हिल जाती है। इतनी बड़ी त्रासदी उस बुंदेलखंड के लोगों के साथ, और उन लोगों को जीने के लिए भी इतनी इतनी दूर जाना पड़ता है, जहां पर खनिज पदार्थों का बहुत बड़ा भंडार है, वन संपदा का भंडार है। सरकार अरबों खरबों रुपए की बालू, मोरंग, पत्थर ही केवल बेच डालती है। उस क्षेत्र के मजदूरों की हालत ये है कि उनको रोटी न मिलने की वजह से सूरत में आत्महत्या करनी पड़ती है, फांसी लगानी पड़ती है। ऐसा अखबारों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली। लोग चिल्ला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। क्या पहले दिन
लाख की घोषणा के समय जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि सभी फैक्ट्री वालों को, कंपनी वालों को, अपने मजदूरों को पैसा देना चाहिए, तनख्वाह देनी चाहिए, सैलरी देनी चाहिए, क्या वो गुजरात के व्यापारियों से बुंदेलखंड के लोगों का 3 महीने का पैसा दिलवाने का काम करेंगे? क्योंकि चूंकि भाजपा सरकार यूपी में भी है, भाजपा के विधायक सांसद बुंदेलखंड में भी हैं और सूरत में भी है, तो किसी भी विधायक सांसद के मुंह से बुंदेलखंड के लोगों के लिए एक शब्द भी नहीं निकला। गुजरात में, सूरत में उनके साथ जो हुआ उन्होंने आके बताया, अखबारों ने छापा, लेकिन मजाल है कि कोई गुजरात सरकार के विरोध में बोल दे, क्योंकि दोनों जगह सरकार एक ही पार्टी की है। ये कौन सा तरीका है? क्या हम राजनीति सिर्फ अपना रुतबा बनाने के लिए करते हैं? समाज सेवा नाम की चीज राजनीति से एकदम खत्म हो गई है। संवेदनशीलता एकदम से मर गई है। हम जिस क्षेत्र के लोगों का वोट लेकर उनका प्रतिनिधित्व करने का कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं, उनके हक में, उनके पक्ष में अगर नहीं बोल सकते हैं, तो इसके मतलब हम उनसे ही नहीं, अपने जमीर से भी धोखा करते हैं। क्या लोकसभा में बुंदेलखंड के सांसद और विधानसभा में विधायक ये आवाज उठाएंगे कि गुजरात के जो मजदूर हैं या दूसरी जगह जो मजदूर आए हैं बुंदेलखंड में, वापस लौट के उनको 3 महीने बंद की सैलरी दी जाए? है हिम्मत? करेंगे दम? नहीं करेंगे, क्योंकि मजदूर ज्यादातर वहीं से आए हैं जहां भाजपा की सरकारें हैं, और भाजपा की सरकारों की नीयत मजदूरों के लिए तो सामने आ गई, जो उन्होंने राज्य स्तर पर श्रम कानूनों में बदलाव किए कि अपना मजदूर हड़ताल कर सकते हैं, ना कोई अपील कर सकते हैं, जब चाहे तब कंपनी वाला उसको रखे, जब चाहे उसको निकाले, जब चाहे उसके साथ जो व्यवहार करे। ये दोगली नीति नहीं है? क्या सरकार की ये ऊंच नीच की नीति नहीं है? जिनके नाम पर जो वोट डालने के लिए सबसे लंबी लाइन पर केवल इसलिए खड़े होते हैं कि शायद इस सरकार में हमारा मुकद्दर बदल जाए, उनके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्यों नहीं है? तो ऐसा अगर होगा कि जिम्मेदारी नहीं निभाई जाएगी, तो लोगों का लोकतंत्र से, अपने जनप्रतिनिधियों से जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा भी है, वो भी उठ जाएगा। सोचने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की ही यही हालत है। मैं शिवपुरी भी गया हूं, जहां से बहुत सालों तक महाराज सांसद रहे हैं। अपनी प्रजा का दुख दर्द कभी उन्होंने नहीं समझा। गुना गया तो गुना भी हूँ, शायद बुंदेलखंड में वो नहीं आता है, लेकिन ग्वालियर शहर तो चमकता है, लेकिन देहात की वही पोजीशन है। टीकमगढ़, सागर, दमोह, खजुराहो, रीवा, सतना, मानिकपुर, ये ऐसे जिले हैं जिनमें कोई रौनक ही देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सब वास्तव में भोपाल और लखनऊ के, जो बुंदेलखंड है वो भोपाल और लखनऊ का पिछवाड़ा है। यहां से केवल मजदूर लिए जाते हैं और खनिज ली जाती है। मतलब ताकत भी यहीं की है, मेहनत भी यहीं की है, खनिज भी यहीं का है, और चमकता है गुजरात, चमकता है महाराष्ट्र, चमकते हैं दूसरे प्रदेश। ये लॉकडाउन के समय की मजदूरों की जो त्रासदी है, ये शायद भुलाई नहीं जा सकेगी। लोग भूखों मरने पर जब मजबूर हो गए, आत्महत्या करने लगे, लेकिन इसके बाद भी गुजरात के जो धनाढ्य लोग हैं, गुजरात के जो उद्योगपति हैं, जो इन मजदूरों की कमाई खाते हैं, उनको उन पर कोई रहम, कोई तरस नहीं आया।
ये फर्क होता है, बुंदेलखंड में हीरे हैं लेकिन लोग मजदूर हैं और मजबूर भी हैं। सूरत में वो हीरो को तराशने भी वही जाते हैं और तराश कर बेचने वाले वो अरबपति हैं, खरबपति हैं, लेकिन उनके अंदर की रईसत मर चुकी है। उनके अंदर का जो मानवता है वो पैसे की चमक से खत्म हो गई है। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, पढ़ने और देखने वालों को के दिल में जो दर्द हो जाता है, अगर उसका आधा भी उनके मन में हो जाता तो शायद ये मजदूर पलायन ही नहीं करते। आज मैंने ये काला कपड़ा पहना है, सिर्फ इसलिए पहना, आमतौर पर नहीं पहनता हूं, कि मैं सरकार की इस नीति का, बुंदेलखंडियों की इस पीड़ा का विरोध करता हूं और बुंदेलखंडियों को भरोसा दिलाता हूं कि आप अगर जागें, आप अगर इन सरकारों से खुद सवाल करें तो शायद आपकी ये स्थिति आगे ना रहे। कब तक आप भटकते रहेंगे? कब तक आप इस जिले से उस जिले जाकर मजदूरी करते रहेंगे, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर? जागो, अब समय आ गया है। धन्यवाद।